नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज हम जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 3 डेफिनेशन क्लॉज परिभाषा खंड पर चर्चा कर रहे हैं। मित्रों देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 3 में टोटल 7 डेफिनेशंस हैं, कुल 7 परिभाषाएं हैं ए से लेकर जी तक, और इन पर आज हम जो है बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। मित्रों, हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 3 जो है टोटल 7 डेफिनेशंस बतलाती है, जिसमें से सबसे पहली डेफिनेशन है रूढ़ी एवं प्रथाएं। मित्रों, रूढ़ी और प्रथाओं में अंतर यह होता है कि प्रथाएं जो होती हैं ये अति ही प्राचीन होती हैं। इनको हम कह सकते हैं ये बड़े ही प्राचीन काल से चली आ रही होती है। वहीं हम बात करें रूढ़ियों की, तो ये रूढ़ियां जो हैं इतनी प्राचीन नहीं होती, लेकिन ये किसी क्षेत्र, किसी जिले, या हम कह सकते हैं किसी नगर, किसी गांव में दीर्घ काल से चली आ रही होती हैं। तो इन दोनों के बारे में सेक्शन सब क्लॉज ए बोलता है कि रूढ़ी और प्रथाएं पद ऐसे किसी भी नियम, ध्यान दीजिएगा मित्रों, रूढ़ी और प्रथाएं नियम होते हैं, किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं। संज्ञान का मतलब ज्ञान में लेना या पता चलना, तो ज्ञान कराते हैं जिसने दीर्घकाल जो है ये तथ्य का विषय है। न्यायालय में साबित करना होगा कि कितने काल तक की जो रूढ़ी और प्रथाएं जो है जिनको इसमें शामिल किया जाएगा। दीर्घ काल तक निरंतर, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अगर कोई प्रथा है या कोई रूढ़ी है, अगर वो दीर्घकालीन है लेकिन अगर उसमें निरंतरता नहीं है, तो उसे जो है इस परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। इस परिभाषा में शामिल होने के लिए उसे निरंतर होना जरूरी है और एक रूपता होना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा मतलब सारे मेन एलिमेंट्स हैं। दूसरा है एक रूपता। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी गांव में या किसी क्षेत्र में कुछ लोग किसी प्रथा को, किसी रिवाज को किसी पर्टिकुलर वे से, किसी एक निर्धारित तरीके से फॉलो करते हैं और दूसरे लोग उसी क्षेत्र, उसी गांव के उसी प्रथा को किसी दूसरे तरीके से फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं किया जाएगा। यहां पर उस क्षेत्र में एक रूपता होनी चाहिए, उस प्रथा और नियम के लिए एक रूपता होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं, एक रूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह, कुटुंब के हिंदुओं ने विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो। मतलब कि कोई भी रूढ़ी या प्रथा ऐसे नियम हैं जो कि दीर्घ काल से चले आ रहे हैं, निरंतर चले आ रहे हैं, एक रूपता से चले आ रहे हैं, और इस निरंतरता, एक रूपता के कारण ऐसी रूढ़ी और प्रथा ने अगर विधि का बल प्राप्त कर लिया है तो उन्हें जो है इस अधिनियम के तहत रूढ़ी और प्रथा माना जाएगा। इसके बाद इसमें एक परंतु है। परंतु बोलता है, परंतु यह तब जबकि वह नियम निश्चित हो। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ऐसी प्रथाओं को, ऐसी रूढ़ियों को निश्चित होना चाहिए, अनिश्चितता इनमें नहीं होनी चाहिए। न्यायालय में साबित करना होगा कि कोई प्रथा जो है किसी क्षेत्र में एक निश्चितता लिए हुए है, और अगर वह निश्चित नहीं होगी तो ऐसी कंडीशन में वह भी इसके अंतर्गत नहीं आएगी। तात्पर्य यहां है कि प्रथाओं का, रूढ़ियों का निश्चित होना आवश्यक है। अयुक्तियुक्त या लोक नीति के विरुद्ध ना हो। अयुक्तियुक्त लोक नीति के विरुद्ध से तात्पर्य है कि समाज में वह जो लोक नीतियां चली आ रही हैं उनके विरुद्ध ना होना। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम बात करें, किसी मंदिर की अगर कोई देव कन्या या इसी प्रकार की कोई नारी है और वह किसी बालिका को गोद लेती है और उसका उद्देश्य होता है उससे वैश्यावृत्ति या कुछ ऐसा कार्य कराना, तो ये लोक नीति के विरुद्ध है। हमारे यहाँ ऐसी रूढ़ियों को, या हमारे कानून में ऐसी रूढ़ियों को, प्रथाओं को मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि अयुक्तियुक्त और लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण उन्हें अस्वीकार किया जाएगा। दूसरा परंतु यह बोलता है, परंतु यह और भी की ऐसे नियम की दशा में जो कि एक कुटुंब को ही लागू हो, उसकी निरंतरता उस कुटुंब के द्वारा बंद ना की गई। ध्यान दीजिएगा मित्रों, कोई प्रथा या कोई रूढ़ी जो है किसी पर्टिकुलर कुटुंब में चल रही है, तो ऐसी स्थिति में वर्तमान तक, आज तक वह नियम या वह प्रथा, वह रूढ़ी जो है निरंतर चली आ रही हो। ऐसा ना हो कि बीच में कुछ समय के लिए ऐसी प्रथा या रूढ़ी को बंद कर दिया गया हो।
तभी इस परिभाषा के अंदर जो है रूढ़ि और प्रथा को मान्य किया जाएगा और इस अधिनियम के लिए उस रूढ़ि और प्रथा को विधि का बल प्राप्त हो जाएगा और वो जो है यहां पर लागू की जाएगी। चलिए मित्रों बात करते हैं अगली डेफिनेशन पर। अगली डेफिनेशन है जिला न्यायालय। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अधिनियम के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है उसमें यह बताया गया है कि किसी क्षेत्र का प्रधान सिविल न्यायालय जो है वह इस अधिनियम के लिए जिला न्यायालय माना जाएगा और विवाह संबंधी इस अधिनियम के जो मामले हैं वह सारे के सारे जिला प्रधान सिविल न्यायालय में संचालित या चलाए जाएंगे, इसके अंतर्गत वह आएंगे। लेकिन वर्तमान में फैमिली कोर्ट एक्ट जो है 1984 प्रवर्तन में है और यह अधिनियम ये बोलता है कि ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है उन क्षेत्रों में फैमिली कोर्ट स्थापित किए जाएंगे और वह उन क्षेत्रों में परिवार न्यायालय उन सभी मामलों को विचारण में लेगा जो कि संबंधित हैं विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित, परिवार से संबंधित। तात्पर्य यह है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर की परिवार न्यायालय गठित हो गए हैं वहां पर अब हिंदू मैरिज एक्ट के मामले जो है परिवार न्यायालय सुनता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आपको बताएं तो ध्यान रखिएगा कि हिंदू मैरिज एक्ट में जो है फैमिली कोर्ट का उल्लेख नहीं है, यहां पर केवल प्रधान सिविल न्यायालय जो है वर्णित है। तो एग्जाम में अगर अधिनियम के अंतर्गत शब्द उपयोग किया जाए तो प्रधान सिविल न्यायालय ध्यान रखिएगा, और अगर प्रश्न की प्रकृति अलग है और वहां पर प्रश्न का जो पूछे जाने का उद्देश्य यह ज्ञात करना हो कि फैमिली कोर्ट्स के बारे में, तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों अगली डेफिनेशन पे बात करते हैं। अगली डेफिनेशन जो है क्लॉज सी में दी गई है। इस क्लॉज सी में दो डेफिनेशन से दो बातों को, दो शब्दों को परिभाषित किया गया है। पहला है फुल ब्लड पूर्ण रक्त और दूसरा है हाफ ब्लड अर्ध रक्त। ध्यान दीजिएगा मित्रों, फुल ब्लड और हाफ ब्लड से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल बनाकर पूछ लिया जाता है या किसी अन्य तरीके से पूछ लिया जाता है, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं फुल ब्लड या पूर्ण रक्त क्या होता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, परिभाषा के अंतर्गत एक ही पूर्वज, यहां पर पूर्वज से तात्पर्य पिता से है, एक ही पूर्वज या पिता की एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हो, मतलब कि ऐसे दो व्यक्ति जो कि एक ही पिता के एक ही पत्नी से जनित अगर दो लोग हैं तो उनको जो है इस धारा के अंतर्गत फुल ब्लड माना जाएगा, पूर्ण रक्त माना जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखें, ए जो है इसने बी से विवाह किया और इसकी यह केवल पत्नी है, इसके अलावा और कोई पत्नी इसकी नहीं है, और अगर इससे दो संतानें हुई सी और डी, तो ऐसी स्थिति में सी और डी का जो रिलेशन है वह इस अधिनियम के अंतर्गत फुल ब्लड का रिलेशन है तथा फुल ब्लड या पूर्ण रक्त के अंतर्गत ये दोनों आएंगे। इसी प्रकार मित्रों अर्ध रक्त की बात करें, हाफ ब्लड की बात करें, तो ये कहता है एक ही पूर्वज या पिता से भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हो। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, ए जो है इसने पहले बी से शादी की और इसके बाद इसकी जो दूसरी पत्नी है सी, मतलब कि ए की दो पत्नियां हैं बी और सी। अगर इन दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ डी और ई, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में, डी और ई के बीच में जो रिलेशन है वह अर्ध रक्त का है, हाफ ब्लड का है। तो मित्रों सिंपल सी बात है, जहां पर कि एक ही पत्नी से दो संतानें उत्पन्न हुई हैं वहां पर उन दोनों के बीच में रिलेशन फुल ब्लड का है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की दो पत्नियां हैं और दोनों पत्नियों से अगर भिन्न संतानें उत्पन्न हुई हैं तो उन दोनों संतानों के बीच में जो रिलेशन होगा वह इस अधिनियम के अंतर्गत हाफ ब्लड का होगा। चलिए मित्रों इस प्रकार अगली डेफिनेशन पर चलते हैं। मित्रों अगली डेफिनेशन है डी क्लॉज में एकोदर रक्त यूटराइन ब्लड। देखिए मित्रों, यूटराइन ब्लड या एकोदर रक्त से तात्पर्य यहां पर यह होता है कि जहां पर कि किसी महिला ने, जैसे कि ए अगर कोई महिला है, इसने पहले बी से शादी की और इसका एक पुत्र हुआ सी, और इसके बाद उसने डी से शादी की और उसका पुत्र हुआ ई, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में, ध्यान रखिएगा मित्रों, बी और सी और ई के बीच में जो संबंध होगा उसे हम एकोदर रक्त कहेंगे, यूटराइन ब्लड कहेंगे। तात्पर्य यह है कि जहां पर की माता एक ही है
लेकिन वह जो व्यक्ति है अलग अलग पिता से उत्पन्न हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा उसे हम एकोदर रक्त या यूटराइन ब्लड कहते हैं। अगली डेफिनेशन है विहित प्रिस्क्राइब की, जो कि ई में दी गई है। तो मित्रों सिंपल सी बात है, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार या हिंदू मैरिज एक्ट के जो नियम है वह यहाँ पर प्रिस्क्राइब के अंतर्गत आएंगे। मित्रों जो अगली डेफिनेशन है वह है सपिंड नातेदारी। ध्यान दीजिएगा मित्रों, 2007 में क्वेश्चन यह आया था कि हिंदू मैरिज एक्ट की किस धारा में सपिंड नातेदारी को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो इसका उत्तर है धारा 3 के एफ खंड में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, धारा 3 के एफ खंड में जो है सपिंड नातेदारी को डिफाइन किया गया है। देखिए मित्रों, सपिंड नातेदारी होती है या सपिंड होते हैं हमारे फोरफादर्स या हमारे फादर। तो ऐसी स्थिति में सपिंड से हम अगर लगा लें तो ये फादर्स फोरफादर्स की बात करता है और एफ जो डिनोट करता है फादर को डिनोट करता है। तो ऐसी स्थिति में आप याद कर सकते हैं कि सपिंड नातेदारी जो है एफ क्लॉज में प्रोवाइडेड है। अब सपिंड नातेदारी होती क्या है, सपिंड नातेदारी जो है या हम कहें सपिंड शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सा और पिंड। ध्यान दीजिएगा मित्रों, सा से तात्पर्य होता है समान और पिंड से तात्पर्य होता है शरीर या रक्त। अब इसको ऐसे समझे कि समान शरीर या समान रक्त रिलेशन की बात यहां पर की जा रही है। देखिए मित्रों, हिंदू लॉ इज अ बिग साइंस। हम ये कह सकते हैं कि जो हिंदू विधि है या हिंदू लॉ के जो नियम है वह बहुत ही साइंटिफिक है या एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो ऐसी स्थिति में इस लॉजिक के पीछे क्या रीजन है, क्या साइंटिफिक रीजन है, ध्यान दीजिएगा मित्रों। दो जीन्स के बीच में या दो जीन्स के लोगों के बीच में जब विवाह कराया जाता है उनसे जो संतान उत्पन्न होगी उस संतान में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, उस संतान में कई सारी बीमारियां जो है ट्रांसफर होती हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रयास ये किया जाता है कि सपिंड रिलेशनशिप में मैरिज ना कराई जाए। अगर सपिंड रिलेशनशिप में मैरिज होगी तो आने वाली संतानें जो है वह स्वस्थ नहीं होती हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि दो रक्तों के बीच में अगर मैरिज कराई जाए तो संतानें जो है कह सकते हैं स्वस्थ नहीं होंगी, उनमें शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ तकलीफें आती हैं। तो ऐसी स्थिति में हिंदू मैरिज एक्ट में ये प्रोवाइडेड है कि भाई जब भी दो लोगों में मैरिज कराई जाए तो देखा जाए कि वह जो है सपिंडर रिलेशनशिप के अंतर्गत ना आ रहे हो। अब सपिंडर रिलेशनशिप चेक कैसे करते हैं, कहां से कहां तक देखा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, माता की ओर से या माता के माध्यम से अगर सपिंडर रिलेशन देखा जाता है तो माता की 3 पीढ़ी तक सपिंडर रिलेशनशिप देखा जाता है। और अगर पिता की ओर देखना है या पिता की ओर से देखना है तो पिता की पीढ़ी में 5वीं पीढ़ी तक सपिंडर रिलेशनशिप देखा जाता है। और इस पीढ़ी को जब काउंट करेंगे तो संपर्क व्यक्ति है या जिस व्यक्ति का विवाह कराना है उस व्यक्ति की पीढ़ी को पहली पीढ़ी मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि ए और बी के बीच में मैरिज होना है तो ए की पीढ़ी और बी की पीढ़ी, ये जो पीढ़ी है इस पीढ़ी को पहली पीढ़ी देखा जाएगा। मतलब कि ए से काउंट करना है, ए के फादर, इसके फादर, ये सब पीढ़ियां हैं, बी के फादर, ये सब पीढ़ियां हैं। तो यहां पर काउंटिंग के लिए ए की पीढ़ी को पहली पीढ़ी माना जाएगा और बी के लिए काउंट करना है तो बी की पीढ़ी को पहली पीढ़ी माना जाएगा। और इस तरह से अगर माता की ओर देखना है तो तीसरी पीढ़ी को देखेंगे और पिता की पीढ़ी को देखना है तो 5वीं पीढ़ी तक देखा जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो पीढ़ियां देखी जाती हैं या सपिंडर रिलेशनशिप देखा जाता है यह किस किस नातेदारी में देखा जाएगा। तो यहां पर आप देखिए, पूर्ण रक्त की नातेदारी में, मतलब कि दो लोगों के बीच में अगर पूर्ण रक्त है तो उसमें भी सपिंडर रिलेशनशिप देखना है। अर्ध रक्त की नातेदारी में भी सपिंडर रिलेशनशिप देखना है। एकोदर रक्त की नातेदारी में भी सपिंडर रिलेशनशिप देखना है। इसी के साथ साथ अगर धर्मज या अधर्मज रक्त की नातेदारी है तो इसमें भी सपिंडर रिलेशनशिप देखा जाएगा। और रक्तजन या हम कहें दत्तक नातेदारी, मतलब कि अगर कोई पुत्र दत्तक दिया गया है तो ऐसी स्थिति में यहां पर भी सपिंडर रिलेशनशिप देखा जाएगा। और उसके बाद ही अगर वह सपिंडर रिलेशनशिप में नहीं आ रहा है, वह व्यक्ति इन डिग्रियों में नहीं आ रहा है, इस पीढ़ियों में शामिल नहीं है, उन दोनों के बीच में विवाह कराया जा सकता है। तो यही तात्पर्य है यहां पर सपिंडर रिलेशनशिप का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान दीजिएगा मित्रों, वैसे तो सपिंडर रिलेशनशिप एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही कह सकते हैं
टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहां पर बहुत शॉर्ट में आपको बतलाया, लेकिन इस पर हम जो है एक विस्तृत बड़ा कह सकते हैं एक अच्छा या हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि सपिंडर रिलेशनशिप को आपको जो है बारीक से बतलाएंगे, लेकिन यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पर्याप्त है। चलिए मित्रों अगली डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं। मित्रों हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 3 का सबसे लास्ट डेफिनेशन है वह प्रतिशुद्ध नातेदारी की डिग्रियां या डिग्री ऑफ प्रोबेटेड रिलेशनशिप। ध्यान दीजिएगा मित्रों, हिंदू धर्मशास्त्र के अंतर्गत जो परिवार होता है, परिवार की आधारशिला जो होती है वह, या हम कह सकते हैं परिवार का जो रीढ़ की हड्डी होती है वह रिलेशंस ही होते हैं। तो ऐसे रिलेशंस को एक डिग्निटी प्रोवाइड की गई है जिसके अंतर्गत इन डिग्रियों में विवाहों को प्रतिबंधित किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है। अब वो कौन कौन सी डिग्रियां हैं जिस पर हम देखते हैं। सबसे पहले ये कहता है यदि एक उनमें से दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष हो। देखिए मित्रों, यहां पर पूर्व पुरुष से तात्पर्य होता है उसका पूर्वज या उसके कह सकते हैं एंसेस्टर। अब पारंपरिक पूर्व पुरुष हो तो ऐसी स्थिति में वहां पर विवाह करने की जो है परमिशन नहीं दी जाएगी, वह प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएगा। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, ए जो है, ए का पिता बी, बी का पिता सी और सी का पिता डी है। या इसको हम देख लें, ए का पिता बी और माता सी ई है, माता ई है, और यहां पर इसका एफ है और यहां पर जी है। मतलब कि ए के पूर्वज ये हैं, ऊपर की श्रेणी में आपको बता रहा हूं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ए जो है अकॉर्डिंग टू प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत ए जो है इनमें से इनमें से इनमें से इनमें से इधर इधर से विवाह नहीं कर सकता। वैसे भी बहुत अजीब लगेगा, मान के चलिए किसी व्यक्ति ने अपनी दादी से शादी कर ली, किसी पुत्री ने अपने दादा या अपनी पोती ने अपने दादा से शादी कर दी, तो हमारे समाज में इस तरह के रिलेशनशिप में मैरिजेस को प्रोहिबिटेड किया गया है क्योंकि इससे परिवार का स्ट्रक्चर ही पूरी तरह खंडित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो कहा गया, पारंपरिक पूर्व पुरुष को जो है शादियां इनके बीच में नहीं हो सकती हैं। अब दूसरी बात करते हैं, यदि एक उनमें से दूसरे के पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी या पति हो, वही कहानी है। मान लीजिए इसका ए जो है इसके पिता बी हैं और बी की माता या बी की जो पत्नी है वो ई है या दूसरी पत्नी एफ है। इसी प्रकार से सी की ये आगे अपन देख लें। तो ऐसी स्थिति में ए के पारंपरिक पूर्व पुरुष बी हो गए और बी के जो भी पत्नी पति जो भी हैं इनमें मैरिज अलाउड नहीं है, ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। इसी प्रकार से अगर ए जो है सी की पत्नी या सी के पति से विवाह करना चाहेगा, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, क्लॉज 2 के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी, ध्यान दीजिएगा मित्रों, पत्नी या पति रहा हो, मतलब कि हो सकता है पूर्व ए की जो सी की जो पी है या एफ है वह रही थी लेकिन बाद में नहीं है या तलाक हो गया, कोई भी कहानी हो गई, तो ऐसी स्थिति में ए जो है इस तरह से इन रिलेशनशिप में मैरिज नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद क्योंकि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ रहा है, अब इसके बाद आगे देखते हैं, यदि एक उनमें से, मतलब ए और बी की शादी हो रही है, उनमें से दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन जाए, भाई की पत्नी रही हो, तो ऐसी स्थिति में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, भाई की पत्नी। अब यहां पर एक प्रश्न आया था एग्जाम में, वो मैं आपको बता दूं, भाई की विधवा और के साथ क्या विवाह संपन्न हो सकता है, क्या वो वैध विवाह होगा? तो बिल्कुल वैध विवाह है मित्रों। कारण यह है कि यहां पर जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में बताया गया है, भाई की पत्नी रही हो, पत्नी रही हो, इसका मतलब कि उनके बीच में रिलेशन, मतलब भाई की पत्नी की पति की भाई की मृत्यु हो गई, तो विधवा अगर हो गई है तो ऐसी कंडीशन में विधवा शब्द यहां पर उपयोग नहीं किया गया है, भाई की पत्नी रही हो उपयोग किया गया है। तो न्यायालय ने कई मामलों में यह निर्धारित किया है कि भाई की पत्नी के साथ जो है शादी हो सकती है, वह प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आता। आगे देखते हैं, पिता अथवा माता का भाई की पत्नी, ध्यान दीजिएगा, पिता अथवा माता के भाई की पत्नी रही हो तो ऐसी स्थिति में भी शादी नहीं हो सकती, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ जाएगा। इसके बाद अगला हम देखते हैं, पिता माह और माता माही, मतलब ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर के भाई की पत्नी रही हो
तो ऐसी स्थिति में भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, शादियां अलाउ इसमें नहीं होती। इसके बाद देखते हैं माता माही यानी नानी या माता माही या माता महा। माता महा को यहाँ पर नाना बोलते हैं, माता माही को नानी। तो ऐसी स्थिति में नाना नानी के भाई की पत्नी अगर हो तो ऐसी स्थिति में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, शादी नहीं हो सकती, इस धारा के अंतर्गत प्रोहिबिटेड में आ जाएगा। आगे देखते हैं यदि वे भाई बहन है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगर जिनकी शादी हो रही है या शादी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अगर वो भाई बहन है तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आगे आ जाएगा और उनकी शादी को जो है अमान्य कर देगा। चाचा भतीजी हो तो भी शादी अलाउ नहीं है, मामा भांजी हो तो भी शादी अलाउ नहीं है। इसके बाद हम फूफी या भतीजा हो, ध्यान दीजिएगा मित्रों, फूफी या भतीजा हो अलाउ नहीं है। मासी या भांजा हो, मासी या भांजा हो तो भी अलाउ नहीं है, मतलब कि मौसी की शादी भांजे के साथ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। आगे देखते हैं भाई बहन के अपत्य हो, मतलब कि भाई बहन के बच्चे कजन ब्रदर सिस्टर हो, अलाउ नहीं है। इसके बाद भाई भाई के अपत्य, भाई भाई के बच्चे कजन रिलेशंस अलाउ नहीं है, प्रोहिबिटेड रिलेशन है। और बहन बहन के अपत्य हो, बच्चे हो, इनमें भी अलाउ नहीं है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से मित्रों ये जो पूरा जो क्रम है इसमें इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि भाई कौन कौन से रिलेशन जो है प्रोहिबिटेड डिग्रियों के अंतर्गत आएंगे और उनमें जो है हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू लॉ मैरिजेस को अलाउ नहीं करता है। तो मित्रों इस प्रकार से जो है हमने सभी की सभी 7 डेफिनेशंस जो है उन पर यहां पर चर्चा करी। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं यहां से क्वेश्चन आता ही है। तो आप जो है इस वीडियो को जो है रिपीटेडली देखिए, बार बार देखिए, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण और जानकारी से भरी वीडियोस हम जो है लाते रहते हैं। और इसी के साथ मित्रों जय हिंद जय भारत।